फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 29वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। स्टोरी को फुल वॉच जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। राधिका को सोते देखकर सुमित ने साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और पूरा पानी राधिका के मुंह पर उड़ेल दिया। राधिका चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई और बोली, बारिश आ गई, कोई बचाओ मुझे। उसकी बात सुनकर सुमित ने गुस्से में कहा, बारिश नहीं आई है मैडम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट पहनने की। राधिका ने इस वक्त सुमित की जो शर्ट पहन रखी थी, पानी गिरने की वजह से वो पूरी ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। उस शर्ट में राधिका की बॉडी साफ दिखाई दे रही थी और राधिका उस शर्ट में बेहद हॉट लग रही थी। तभी सुमित राधिका के पास आया और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें इतने सुकून से सोने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मैंने यहाँ शिफ्ट किया है सुकून देने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा देने के लिए। उसकी बात सुनकर राधिका के फेस पर हैरानी के भाव आ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे सजा क्यों देना चाहते हो? क्या मैं इस घर में नेगेट घूमूं? यहाँ पर कपड़े के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़े रखे हैं। मेरे लिए तो कपड़े यहाँ है ही नहीं। और आप क्या चाहते हो, मैं आपका ये सो कॉल्ड शर्ट भी उतार कर फेंक दूं? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए अपनी शर्ट। इतना कहकर उसने गुस्से में सुमित की शर्ट उतार कर उसके मुंह पर फेंक दी। अब राधिका केवल इनर वियर में सुमित के सामने थी और इस चक्कर में वो ये भी भूल गई थी कि उसने और कुछ नहीं पहना है। सुमित गहरी नजरों से राधिका को देख रहा था। वैसे भी लास्ट टाइम सुमित चांदनी के साथ इंटीमेट हुआ था। शुरू शुरू में चांदनी उसे काफी भाव दिया करते थे और उसे स्पेशल फील करवाया करते थे। लेकिन जब चांदनी का सुमित से मन भर गया तब उसने सुमित को अपने करीब नहीं आने दिया और तब उसे किसी नए लड़के की ज़रूरत होती थी और वो किसी न किसी लड़की के साथ डेटिंग ऐप के थ्रू मिलकर रिश्ते बनाया करती थी। सुमित से बनने के बाद उसने सुमित को खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। वहीं सुमित डिस्परेटली चांदनी के करीब जाना चाहता था। लेकिन आज राधिका को अपने सामने देखकर सुमित के अंदर के जज्बात बाहर आ गए और उसने आगे बढ़कर अपने होठ राधिका के होठों पर रख दिए। वही राधिका पूरी तरह से फ्रीज हो गई और जल्द ही उसे अपनी सिचुएशन का एहसास भी हो गया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की खूबसूरत जिस्म को देखने के बाद सुमित पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, नफरत के मिले जुले भाव या फिर एक औरत के बदन की चाहत इस वक्त उसे वो सब करने पर मजबूर कर रही थी जो वो कभी करना नहीं चाहता था। उसने बड़ी ही बेदर्दी से राधिका को अपना बनाया। वही राधिका बेजान होकर कितनी ही देर तक सुमित से रुकने के लिए कहती रही और कब उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले समय सुमित की जैसे ही आंखें खुली और उसने अपने वजूद को राधिका के जिस्म के साथ पाला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और कल वो राधिका के साथ क्या कर बैठा था उसे ये सब याद आ गया। उसने गुस्से में अपने बाल पकड़े और गिल्टी टोन में बोला, मैंने ये क्या कर दिया? ये लड़की तो मुझे पाना ही चाहती थी, इसका तो सपना पूरा हो गया। लेकिन फिर भी मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। ये सोचते हुए वो राधिका के उठने से पहले बेड से उठा और बाहर निकल गया। उसने कुछ क्रेडिट कार्ड, चेक और नोट लिखकर वहाँ छोड़ दिया। उसने नोट में लिखा था, अपने लिए कपड़े खरीद लेना,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या करेगी अब राधिका? क्या वो जाएगी कभी कपूर मेंशन? सुमित के जाने के कुछ देर बाद राधिका की जैसे ही आंखें खुली, सुमित उसके पास नहीं था। ये देखकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बात तो वो सुमित से प्यार करती थी, लेकिन इस तरह से वो सुमित के करीब नहीं आना चाहती थी। सुमित ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी थी। अब राधिका को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और वो फूट फूट कर कितनी ही देर तक रोती रही। फिर उसने डिसाइड किया कि उसके बदन को उस इंसान ने छुआ है जिसके साथ वो हमेशा से रहना चाहती है, जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती है। इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा। यह सोचकर अब राधिका ने मन ही मन ठान लिया था कि वो सुमित को हासिल करके रहेगी। ये सोचकर वो बेड से उठी और फटाफट से शाल लेकर शॉपिंग के लिए मॉल निकल गई। इस वक्त उसने सुमित की एक शर्ट और पैंट पहन रखी थी जो उसे काफ़ी लूज थी। वहीं दूसरी तरफ आहान और ध्रुव ने हल्दी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी। वो हल्दी के फंक्शन को एकदम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए इसके लिए उन्होंने हर तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आकाश, रश्मि के साथ साथ आस्था और अंश की भी हल्दी होनी थी, तो घर में एक अलग ही तरह की रौनक लगी हुई थी। हल्दी का दिन कल था, लेकिन आज का दिन तैयारियों का था। सारी जिम्मेदारियां दादाजी ने आहान और ध्रुव को दी थी, क्योंकि वो दोनों ही थे जो अच्छी तरह से हल्दी का बेस्ट से बेस्ट फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा सकते थे। लेकिन इस काम में उन्हें किसी एक लड़की की ज़रूरत भी थी। आस्था रश्मि को तो वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनका ही तो फंक्शन होना था। अब अगर उन्हें किसी की मदद लेनी थी तो वो थी रौनक। इसलिए अब ये बात रश्मि से ध्रुव कहना चाहता था कि वो रौनक को मेंशन बुला ले। हालांकि उसने आहान को अभी तक ये बात नहीं बताई थी, लेकिन इस वक्त उन्हें एक लड़की की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि लड़की के नज़रिए से भी हल्दी का फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो हल्दी के फंक्शन में किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए ध्रुव ने रौनक को बुलाने का फैसला किया था। हालांकि वो चाहता तो एक से बढ़कर एक बेस्ट से बेस्ट वेडिंग प्लानर अपॉइंट कर सकता था, लेकिन वो अंश और आकाश के लिए हल्दी का फैशन खुद से करना चाहती थी और बेस्ट से बेस्ट लेवल का करना चाहते थे। इसलिए वो दोनों फंक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। ध्रुव ने जब रश्मि को रौनक को मेंशन बुलाने की रिक्वेस्ट की तो रश्मि ने रौनक का नंबर ध्रुव को दे दिया और ध्रुव ने रौनक को आने के लिए कह दिया। रौनक तो वैसे मेंशन आने के लिए तैयार थी। उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया और मेंशन के मेन डोर पर आकर पहुंच गई। गार्ड्स ने रौनक को अंदर नहीं आने दिया, तो रौनक ने उन्हें घूरते हुए कहा, डोर ओपन करो। मैं यहाँ क्यों नहीं आऊँगी? जल्दी से मुझे अंदर आना है, मेरी दी की शादी है। उसकी बात सुनकर गार्ड ने उसे साफ साफ मना कर दिया। अहान, जो गार्ड्स का जायजा लेने के लिए वहां आया था, जब उसे गार्ड्स और एक लड़की के बीच लड़ाई होती महसूस हुई, तो वो फटाफट से उनके पास आ गया। रौनक को वहां देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया। तभी रौनक ने अहान की तरफ देखते हुए कहा, हेलो लल्लू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। मुझे अंदर आना है, डोर ओपन करवाओ इनसे। जैसे ही गार्ड्स के सामने रौनक ने आहान को लल्लू कहा, वो गार्ड से हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या करेगा अब आहान? क्या वो रौनक को रहने देगा मेंशन में? और साथ ही साथ आहान की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि आहान के सामने मुस्कुराने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वहीं आहान ने जैसे ही रौनक के मुंह से अपने लिए लल्लू सुना, वो गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वो इस तरह से अपने गार्ड्स के सामने अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था। उसने झल्लाते हुए कहा, छिपकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? अभी शादी में बहुत टाइम है। हम अभी सिर्फ हल्दी का फंक्शन करने वाले हैं, और हल्दी में तुम इनवाइटेड नहीं हो, समझी? जाओ यहाँ से। जैसे यहाँ ने बड़े ही रूड तरीके से रौनक से बात की, रौनक का तो पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा, अगर तुमने अभी और इसी वक्त मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, समझे तुम? यह कहते हुए रौनक गुस्से से आहान को घूर रही थी। आहान को भी अब गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर रौनक पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे दांत तोड़ोगी, मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगा। इतना कहकर वो रौनक की तरफ बढ़ा, और रौनक भी आहान की तरफ बढ़ी, और अगले ही पल दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आहान रौनक के बाल पकड़कर खींच रहा था, और रौनक अपने बाल छुड़ाने के लिए आहान के चेहरे को नोच रही थी। बाहर होते हंगामे की खबर अब तक एक गार्ड ने अंदर जाकर दे दी थी। इस वक्त सब लोग हॉल में ही मौजूद थे। फटाफट से ध्रुव और रश्मि वहां आ गई और उन दोनों को छुड़ाने लगी। रश्मि ने रौनक को पकड़ रखा था, और ध्रुव ने आहान को पकड़ रखा था। तभी आहान ने कहा, ध्रुव, मुझे छोड़ दे, आज मैं इस छिपकली के सारे बाल नोच लूंगा। वही रौनक कह रही थी, रश्मि दी, हटिए, मैं इस लल्लू को मार मार कर बंदर बना दूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की? ये बोलते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। वहीं दादाजी भी अब तक बाहर आ गए थे। जैसे ही इस तरह से उन्होंने आहान को एक लड़की के साथ लड़ते हुए देखा, तो वो एकदम हैरान हो गए, और उन्होंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? दादाजी के आने पर वो दोनों शांत हो गए। वहीं रौनक आहान को घूर कर देख रही थी, और आहान भी रौनक को घूर रहा था। तभी दादाजी ने दोबारा पूछा, ये कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई क्यों हो रही है यहाँ तुम लोगों में? और ये लड़की कौन है? इसे तो हमने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर रश्मि ने रौनक का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, दादाजी, ये मेरी बहन रौनक है। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। उसकी बात सुनकर दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये रौनक है, हम तो इससे कब से मिलना चाहते थे। रश्मि ने हमें बताया था बेटा कि आप हमसे मिलना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, काम की मसरूफियत ही इतनी है कि हम टाइम नहीं निकाल पाए। बेटा, तुम्हारा यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और क्या हुआ, यहाँ लड़ाई क्यों हो रही थी तुम दोनों में? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? उनकी बात सुनकर रौनक ने कहा, नहीं दादाजी, मैं भला इस लल्लू को क्यों जानूंगी? वैसे भी ये तो एक नंबर का बदतमीज इंसान है। इसे लड़कियों से बात करने की तमीज भी नहीं है। इस वक्त रौनक काफी गुस्से में थी। रौनक को इस तरह से बोलते देखकर पहले तो दादाजी मुस्कुरा दिए, और फिर उन्होंने रौनक को शांत करते हुए कहा, अच्छा बेटा, तुम अंदर चलो, पहले आराम करो, उसके बाद हम बातें करेंगे। उनकी बात सुनकर रौनक ने हाँ मैं अपना सिर हिलाई, और वो दादाजी के साथ अंदर आ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब प्रियंका की गलत इरादों के बारे में अंश को पता चलेगा?
वही इतना सारा हंगामा करने के बाद आहान भी उनके पीछे पीछे पैर पटकता हुआ अपने अंदर आया और रूम में चला गया। वही दूसरी तरफ आशिक के जैसे ही आंखें खुली तो उसने देखा आस्था उससे लिपट कर सो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मॉम से लिपट कर सो रहा हो। अंशु बड़े ही ध्यान से आस्था को देख रहा था। आस्था के फेस को देखकर उसके मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे और वो सोच रहा था अगर तुम्हारी खूबसूरती थोड़ी कम होती तो तुम्हें कोई बिल्कुल भी आँख उठाकर नहीं देख सकता था। अगर मैं तुम्हारी खूबसूरती थोड़ी कम कर दूँ तो? नहीं नहीं, शायद तुम बुरा मान जाओगी। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। ये सब कहते हुए अंश एक सनकी लग रहा था। दरअसल अंश की मॉम वसुंधरा जी काफ़ी खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती के चलते उन्होंने अमरीश राजन को भी फंसा लिया था, जिसकी वजह से अभिमान हर वक्त वसुंधरा से लड़ते रहते थे और उनसे कहते थे कि अगर तुम कम खूबसूरत होती तो इस तरह से इतना अमीर आदमी तुम्हारे पीछे कभी नहीं पड़ता। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब वसुंधरा अमरीश राजन को अपने घर अपने रूम तक ले आए। अमरीश उन्हें छोड़ने के बहाने घर आता जाता रहता था और घंटों तक उनके साथ रूम में रहता था। एक बार तो अभिमान ने वसुंधरा और अमरीश को बेड पर एक साथ देख लिया था, लेकिन उस बेशर्म औरत की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। और फिर अमरीश के जाने के बाद वसुंधरा अंश को हंटर से मारा करती थी। वो साथ ही वो अभिमान को भला बुरा कहा करती थी, जिस वजह से अभिमान अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा टूट चुके थे कि उनमें जीने की इच्छा ही नहीं बची। और जिस दिन अमरीश ने वसुंधरा को शादी के लिए कहा और वसुंधरा को छोड़कर जाने की धमकी दी और ये कहा कि अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी तो वो किसी और से शादी कर लेंगे, तब वसुंधरा गुस्से से पागल हो गई और उसने शराब के नशे में उस दिन अंश और अभिमान दोनों की जान लेने की कोशिश की थी। इसीलिए अंश के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि खूबसूरत औरतें किसी एक की नहीं हो सकती। वो आस्था को लेकर पजेसिव ही नहीं, ओवर पजेसिव होता जा रहा था। उसका मानसिक संतुलन ठीक हो गया था, लेकिन उसकी कड़वी यादें ऐसी थी कि वो 2 साल तक मेंटल असाइलम में रहा था, जिस वजह से उसके माइंड में ये बात छप चुकी थी कि उसकी चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसकी है और उसकी चीज़ को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं छुएगा। इसलिए आस्था को सबसे छुपा कर रखना चाहता था। कॉलेज तो उसने आस्था का छुड़वा ही दिया था, साथ ही साथ वो अब 24 घंटे आस्था के आस-पास रहने वाला था। तभी आस्था नींद में हल्का सा कसमसाई और उसने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने अंश का चेहरा आया। अंश को देखकर आस्था मुस्कुराने लगी और उसने अंश के गाल पर एक लाइट किस किया और बोली, गुड मॉर्निंग हबी। आस्था ने पहली बार अंश को हबी कहा था। वही अंश को आस्था के मुंह से हबी सुनकर काफी अच्छा लगा था। उसने आस्था के गालों को सहलाते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग आफत। अपने लिए आफत सुनकर आस्था ने मुंह बना लिया और मुंह बनाते हुए बोली, आप हमें आफत क्यों बोलते हो? हमारा नाम आस्था है और नानी माँ हमें प्यार से गौरी कहती है। अगर आप चाहो तो आप हमें गौरी कह सकते हो। उसकी बात सुनकर अंश ने उसे उठाते हुए कहा, पर मैं आपको आफत ही बुलाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या प्रियंका अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या पकड़ी जाएगी? अब आस्था ने अंश से कुछ नहीं कहा और फटाफट से उठकर जाने लगी। तो अंश ने
उसका हाथ पकड़ लिया। आस्था सवालिया नजरों से अंश की तरफ देखते हुए बोली, अब आप क्या कर रहे हो? हमें जल्दी से शाल लेना है। ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम हो गया है। उसकी बात सुनकर अंश ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए बोला, चलो साथ में शाल लेते हैं। ये सुनकर आस्था एकदम हैरान हो गई, लेकिन वो अंश को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंश इस वक्त उस पर प्यार ही प्यार न्यौछावर कर रहा था। वो अंश के साथ वॉशरूम में चली गई। अंश ने उसे सीधा बाथटब में लेटा दिया और खुद भी उसके पास आ गई। धीरे धीरे उसने आस्था की नाइटी को उससे अलग कर दिया और उसे प्यार करने लगा। आस्था ने उसे रोकते हुए कहा कि क्या कर रहे हो आप? हमें नहाना है, हमें लेट हो रहा है। वैसे भी आज हमारी आंखें जल्दी नहीं खुली और आज से शादी के फंक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं। उसकी बात सुनकर अंश ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान या टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आई विल हैंडल एवरीथिंग। इतना बोलकर वो आस्था की नेक पर किस करने लगा और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए। कितनी ही देर तक वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका, जो सबसे पहले आज अंश से मिलना चाहती थी, वो फटाफट से अंश के रूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि इस वक्त नानी माँ रश्मि के साथ बिजी थी। शादी में रश्मि के चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आई, इसलिए वो तरह तरह के हल्दी चंदन के पैक बना रही थी। तभी नानी माँ ने कहा, दुल्हन को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहिए अपने खास दिन पर। ये कहते हुए वो सबके लिए पैक बना रही थी। वहीं प्रियंका चारों तरफ ध्यान से देख रही थी। वो बिना किसी की नजरों में आए अंश के रूम के पास जा पहुंची और रूम इस वक्त लॉक नहीं था, क्योंकि अंश के रूम में बिना उसकी परमिशन के कोई नहीं आ सकता था। जैसे ही डोर ओपन करके प्रियंका अंदर आई, उसने अंश के खूबसूरत से बेडरूम को देखा। उसकी आंखें चमक गई, लेकिन जब उसने अंश को रूम में देखा तो अंश रूम में नहीं था। वो बेड पर जाकर बैठ गई और बोली, बहुत जल्द ये सब मेरा होगा। ये खूबसूरत सा बेडरूम मेरा होगा और इस बेडरूम का हैंडसम सा मालिक भी मेरा ही होगा। तभी इसके कानों में अंश और आस्था की सिसकियों की आवाजें आई, जिन्हें सुनकर प्रियंका एकदम चौंक गई और उसके खून में आग लग गई। फटाफट से वो वॉशरूम के डोर से सटकर खड़ी हो गई और डोर पर कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने लगी। अंदर आस्था अंश को रुकने के लिए कह रही थी और बोल रही थी कि वो उसे छोड़ दे, सुबह हो गई है, सब उन दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अंश हर बार आस्था को अपने प्यार में पूरी तरह से डुबो लेता था और उसे बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। प्रियंका की मुट्ठियां कस गई और वो गुस्से से उसे रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने एक जोरदार आवाज के साथ डोर बंद कर दिया था। डोर की आवाज सुनकर अंश को एहसास हो गया था कि रूम में कोई आया है। उसने आस्था को छोड़ा और फटाफट से अपना बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। उसने रूम में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं दिखाई कोई नहीं दिया। प्रियंका की परफ्यूम की खुशबू उसने महसूस कर ली थी और वो तिरछा मुस्कुराने लगा। वहीं अंश के जाने के बाद आस्था बेहद शर्मा रही थी और वो मिरर में खुद को देख रही थी। अंश के प्यार के निशान उसके बदन पर मौजूद थे, लेकिन ये निशान आज उसे बड़े ही प्यारे और अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन निशान से
उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई। उसने जल्दी से अपना बाथरोब पहना और डोर ओपन करके रूम में देखने लगी। अंश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो जल्दी से रूम में आ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश का पागलपन आस्था को लेकर बढ़ता ही जाएगा या होगी कोई अनहोनी? और कबर्ड से अपने लिए कपड़े लेने लगी। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे आस्था का छोटा सा सिर अंश के सीने से जा लगा। आस्था के भीगे खूबसूरत बालों को देखकर अंश उसमें खो सा गया था। आज आस्था की नेचुरल पिंक गुलाबी होठ उसे और भी ज्यादा दिलकश बना रहे थे। अचानक से अंश ने एक बार फिर से अपने होठों को आस्था के होठों पर रख दिया और आस्था उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दीजिए। सब नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे। प्लीज़, हमें भी सारे फंक्शन एंजॉय करने हैं और हल्दी का फंक्शन होने वाला है। हमें सारी तैयारियां करनी है। आप नहीं जानते हम कितने खुश हैं। ये कहते हुए आस्था चहक रही थी। वहीं अंश तो इस वक्त इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। फिर उसने आस्था को छोड़ा और आगे बढ़कर एक बड़ा ही खूबसूरत डार्क रेड कलर का अनारकली सूट निकालकर आस्था को दिया। उस सूट को देखकर आस्था एकदम चौंक गई, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो कपड़े पहनती थी। उसने तो सोचा था कि अंश उसे मॉडर्न और फैंसी कपड़े पहनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंश ने उसे जो अनारकली सूट पहनने के लिए दिया था, उसकी स्लीव्स फुल थी। उसमें उसका पूरा जिस्म ढक गया था। आस्था ने जल्दी से कपड़े पहन लिए, क्योंकि उसे इसी तरह से कपड़े पहनने पसंद थे। आस्था उस सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी अंश ने उसे अच्छे से दुपट्टा ओढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म का इतना सा भी हिस्सा कोई देख ना पाए। अंश की यह बात आस्था को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिलहाल वो प्यार में थी, इसलिए उसने अंश की बातों को इग्नोर कर दिया और बोली, अब आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? क्या आप कपड़े नहीं पहनोगे आज? उसकी बात सुनकर अंश ने अपने लिए भी रेड कलर का कबर्ड से एक सूट निकाला और उसे पहन लिया। उस सूट में अंश बेहद हैंडसम लग रहा था। अंश के चेहरे पर इस वक्त प्यार के रंग थे। साथ ही साथ उसे एक इनसिक्योरिटी भी थी कि वो आस्था को एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं करेगा। तब अंश ने आस्था की कमर में हाथ डाला और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। उन दोनों को सीढ़ियों से नीचे आते देखकर रौनक एकदम हैरान हो गई और उसकी नज़र जैसे ही अंश के साथ आती आस्था पर गई तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो गई। अंश कपूर के साथ वो आस्था को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से दौड़कर आस्था के पास गई और उसने अंश की परवाह किए बिना आस्था को गले लगा लिया। वहीं आस्था भी रौनक को देखकर खुश हो गई और चहकते हुए बोली, रौनक, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ आई हो। अंश आस्था की कमर पकड़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे नीचे लेकर आ रहा था। अचानक से रौनक का इस तरह से आस्था को गले लगाना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया और वो रौनक को घूरने लगा। वही रौनक भी आस्था को देखकर चहक रही थी। अंश बारी बारी से उन दोनों को देख रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था अंश को बदल पाएगी? क्या वो अंश को बताएगी अबीर के बारे में? तभी रौनक ने कहा, आस्था, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो।
तुमने मुझे बताया था कि तुम यहीं रहती हो, लेकिन तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है? मैं कुछ समझी नहीं। उसकी बात सुनकर अंश ने उसका हाथ आस्था के कंधे से हटाया और अपना एक हाथ आस्था के कंधे पर रखकर उसे अपने पास करते हुए बोला, ये मिसेस आस्था अंश कपूर है। उसकी बात सुनकर रौनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंश कपूर को कौन नहीं जानता था। अभी हाल फिलहाल में ही तो अंश कपूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पूरे देश ने अंश कपूर को देखा था। उनमें से रौनक भी एक थी। अब रौनक पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो तो कब से अंश की वाइफ प्रियंका को समझ रही थी। उसने पूछा, लेकिन आस्था आपकी वाइफ कैसे हो सकती है? मैंने तो न्यूज़ में देखा था प्रियंका आपकी वाइफ है। उसकी बात सुनकर प्रियंका तो खुशी से गोलगप्पा हो गई, क्योंकि इस वक्त वो भी वहीं मौजूद थी। वहीं रौनक की बात सुनकर अंश की आंखों के रंग बदलने लगे और उसने रौनक को घूरते हुए कहा, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? ये आस्था अंश कपूर है और अंश कपूर का नाम कभी किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता, समझे आप? ये बात अंश ने भले ही खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली थी, लेकिन उसकी बातें बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बात कह नहीं रहा, बल्कि वो अपनी बात को रौनक के दिल और दिमाग में डाल देना चाहता था कि आस्था उसकी वाइफ है और वो प्रियंका का नाम उसके साथ नहीं जोड़ सकती। वही प्रियंका अंश की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई। नानी माँ, जो आस्था को देखकर खुश हो रही थी, वो जल्दी से आगे आते हुए बोली, अरे रौनक बिटिया, ये सारी कहानी हम बाद में तुम्हें समझाएंगे। तुम फिलहाल हमारे साथ आओ। दरअसल नानी माँ ने अंश के बिहेवियर को नोटिस कर लिया था। अंश की बातों में उन्हें एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। जिस बात से वो डर रही थी, शायद अब वो बात उन्हें सच होते हुए दिखाई दे रही थी। तभी दादाजी उनके पास आए और अंश का हाथ पकड़ते हुए बोले, अंश बेटा, ये रश्मि की बहन रौनक है। ये अभी इस शादी का सच नहीं जानती, इसलिए वो इस तरह से तुमसे सवाल कर रही है। लेकिन तुम परेशान मत हो। उनके बाद पर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो दादाजी के साथ वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद नानी माँ हॉल में मोटर पिस्टल लेकर बैठी थी और उसमें कुछ सामान पीस रही थी, जिसे देखकर अहान सरप्राइज हो गया और उसने नानी माँ के पास बैठते हुए पूछा कि क्या कर रही हो नानी माँ आप, और इतना शोर क्यों मचा रही हो? अगर आपको कुछ पीसना ही है तो आप मिक्सी में भी तो पीस सकती हो ना, या फिर आप किसी को कह सकती हो। आप क्यों फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो? उसकी बात सुनकर नानी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अपना काम जारी रखते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, हम अपने हाथों से पैक तैयार कर रहे हैं। इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्दी और चंदन है। इन सबको हम पीस कर एक बड़ा ही प्यारा सा पैक बनाएंगे और फिर उस पैक को आस्था, रश्मि, रौनक सबको लगाएंगे। नानी माँ की बात सुनकर आहान ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन नानी माँ, इसे लगाने से क्या होगा? आप इसे क्यों लगाना चाहती हो? नानी माँ ने कहा, अरे बुद्धू, कल से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपने हाथों से ये करिश्माई पैक बनाएं। इसे लगाने के बाद चेहरे की रंगत ही बदल जाती है और बहुत ही खूबसूरत निखार आता है। जैसे ही आहान को नानी माँ ने ये बात कही, आहान की तो आंखें हैरानी से फैल गई और उसने कहा, उसके लिए तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर है, वहाँ जाकर ये लोग अपना मेकअप करवा सकती है। उसकी बात पर नानी माँ ने कहा, पार्लर?
हमें भरोसा नहीं है पार्लर पर, हम तो अपने हाथों से अपनी बेटियों के लिए बैग बनाएंगे। देखना, ये सब इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि इन्हें पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही नानी माँ ने इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये बात कही, आहान तो मानो हवा में उड़ने लगा। उसने सोचा कि अगर वो ये बैग लगा लेगा तो कितना ही हैंडसम और स्मार्ट हो जाएगा। फिर तो कितनी सारी लड़कियां शादी में उसके आस पास घूमेंगी और उसकी लाइसा और टीना तो उसे देखते ही आई लव यू बोल देंगी। कहीं ना कहीं यही सोचकर आहान के दिल में गुदगुदी हो रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर अब कौन सी नई चाल चलेगी वसुंधरा? क्या वो कभी बदल पाएगी? उसने उछलते हुए कहा, नानी माँ, प्लीज आप एक्स्ट्रा पैक बनाइएगा, इसे मैं भी लगाऊंगा। जैसे ही आहान ने ये बात कही, सब हैरानी से आहान की तरफ देखने लगी। वहीं रौनक तो मुस्कुराते हुए आहान के पास आ गई और उसे चिढ़ाते हुए बोली, बना लेना रानी माँ, ये लल्लू दिखता है। अगर थोड़ा सा आपका बनाया हुआ पेक लगा लेगा तो हो सकता है लल्लू के अंदर से थोड़ा सा इंसान बाहर आ जाए। रौनक की बात सुनकर आहान गुस्से से दांत पीसते हुए उसे घूरने लगा। तभी रश्मि और ध्रुव बीच में आ गए और उन दोनों की जंग होने से पहले ही उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कुछ ही देर में रानी माँ ने खूबसूरत सा पैक तैयार कर लिया और फिर उन्होंने रश्मि, आस्था, प्रियंका और रौनक को पैक लगा दिया। उन सबको पैक लगाते देखकर आहान ने ध्रुव को इशारा करते हुए कहा, ये पैक लेकर रूम में चलो, हम वहाँ लगाएंगे और आकाश भाई को भी साथ लेकर चलना। इतना कहकर वो आकाश के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, भाई, ये नानी माँ का करिश्माई जादुई पैक है, क्यों ना आप भी इसे लगा लो। आपकी भी तो शादी होने वाली है, आपको भी अच्छा दिखना चाहिए। अंश भाई तो लगाएंगे नहीं, लेकिन आप तो लगा सकते हो ना। आप इसे फटाफट से ले लो, मैं रूम में चलकर आपको लगा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आहान की बात सुनकर आकाश भी सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर रश्मि खूबसूरत दिखेगी तो उसे भी तो हैंडसम दिखना होगा। अब तक नानी माँ ने सारे लड़कियों की आंखों पर खीरा काट कर रख दिए थे और सब एक साथ लाइन में हॉल में सोफे पर बैठी थी। सबको पैक लगाने के बाद नानी माँ ने भी अपने फेस पर पैक लगाया और आराम से सोफे पर बैठ गई। जब आकाश ने देखा कि सबकी आंखें बंद हैं तो उसने आहान को कुछ इशारा किया। मौका देखकर आहान ने पैक का बाउल उठाया और सीधा दौड़कर उसे अपनी रूम में लेकर आ गया। कोई और भी था जो ये सारी चीजें देख रहा था और साथ ही साथ मुस्कुरा रहा था। वो था अंश। आस्था को इस तरह से पैक लगाते देखकर अंश काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि आस्था उसके लिए खूबसूरत दिखना चाहती थी। अंश ने ये भी देख लिया था कि ध्रुव, आहान और आकाश चुपके से वो पैक का बाउल लेकर रूम में चले गए हैं। ये देखकर वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वो रूम में आया, उसने देखा आकाश और ध्रुव अपने फेस पर पैक लगाए अपनी आंखों पर खीरा लगाकर बैठे हुए थे। तभी उसकी नज़र आहान पर गई तो वो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि आहान पूरे बेड पर टांगे फैलाए लेटा था। उसने अपनी शर्ट भी निकाल रखी थी और उसने अपनी गर्दन से लेकर अपने हाथ, पैर सब पर पैक लगा रखा था। इस वक्त वो बड़ा ही फनी दिखाई दे रहा था। आहान को इस तरह से देखकर एक पल के लिए तो अंश को भी हंसी आ गई। तभी उसकी नज़र नानी माँ के बनाए हुए पैक पर गई और ना जाने
अंश के दिमाग में क्या आया। उसने वो बाउल उठाया और सीधा अपने रूम में आ गई, क्योंकि आस्था नीचे थी और सब अपने अपने में लगे थे। अंश को लगा कि रूम में उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए उसने रूम में आकर अपने चेहरे पर सारा पैक लगा लिया, क्योंकि वो भी आस्था के लिए हैंडसम दिखना चाहता था। वहीं हॉल में नानी माँ 10 मिनट से ज़्यादा अपने चेहरे पर पैक नहीं रख सकती थी, इसलिए उन्होंने फटाफट से अपना फेस वॉश कर लिया और फिर उन्होंने सोचा कि वो सबके चेहरे पर एक बार फिर से पैक लगा देंगी। ये सोचकर उन्होंने टेबल पर पैक के बाउल को देखा तो बाउल वहाँ से गायब था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अबीर सिंह राठौर मेंशन आएगा? क्या वो आस्था को पहचान पाएगा? ये देखकर नानी माँ ने सबसे पूछा, फेस पैक का बाउल कहाँ गया है? वो सब एक दूसरे की शक्ल देखते हुए बोली, हमें नहीं पता नानी माँ, कहाँ गया, अभी यहीं तो रखा हुआ था, अचानक से कहाँ जा सकता है। दरअसल अब तक सबका फेस पैक सूख चुका था, इसलिए सबने अपने फेस वॉश कर लिए थे। वो सब अच्छे से चारों तरफ बाउल ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें बाउल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रौनक की नज़र सीढ़ियों पर पड़े फेस पैक की बूंदों पर गई, क्योंकि आहा जब उस बाउल को लेकर जा रहा था तब थोड़ा सा पैक उसमें से टपक कर सीढ़ियों पर गिर गया था। उसे देखकर रौनक ने कहा, आप लोग मेरे साथ आइए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां रौनक के पीछे पीछे जाने लगी। इस वक्त रौनक के पीछे रश्मि, रश्मि के पीछे आस्था, आस्था के पीछे प्रियंका और सबसे पीछे नानी माँ। और वो सब देखना चाहती थी कि आखिरकार उनका पैक गया तो गया कहाँ है। धीरे धीरे वो सब एक साथ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। तभी उनकी नज़र आहान के रूम के बाहर पड़े पैक की बूंदों पर गई। आगे जाकर जैसे ही उन्होंने रूम के अंदर देखा तो वो सारी लड़कियां खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं आहान तो इतना ज़्यादा फनी दिखाई दे रहा था कि उसने अपनी गर्दन, बाइसेप्स, सिक्स पैक एब्स सब पर पैक अप्लाई कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी में सबसे ज़्यादा हैंडसम दिखना चाह रहा हो। जैसे ही सारी लड़कियों ने उन्हें देखा और आखिर में स्पेशली आहान को देखा तो सब खेल खिलाकर हंसने लगी थी। वहीं आकाश और ध्रुव जो आराम से आंखें बंद किए हुए बैठे थे, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने सब लड़कियों को देखकर वो फटाफट से सोफे से उठे और वॉशरूम में चले गए। तभी नानी माँ ने कहा, चलो अच्छा हुआ इन बच्चों ने भी पैक लगा दिया, लेकिन पैक का बाउल कहाँ गया? उनकी बात पर आहान ने कहा, लास्ट टाइम तो मैंने यही रखा था नानी माँ, फिर कहाँ चला गया अपने आप? उन दोनों की बात सुनकर आस्था के दिमाग में कुछ आया और वो फटाफट से दबे पाँव वहाँ से निकलकर सीधा अपने रूम में आ गई। जैसे ही वो रूम में पहुंची तो उसने देखा अर्श आराम से सोफे पर टांग चढ़ाए अपने फेस पर पैक लगाकर बैठा था। अंश को इस तरह से देखकर आस्था खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और हंसने लगी। जैसे ही अंश ने आस्था की आवाज़ सुनी तो वो भी थोड़ा शर्मिंदा हो गया और आस्था से बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। वहीं आस्था अभी भी हंस रही थी। तभी अंश अपना फेस वॉश करके बाहर आया। आस्था ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आपने हमारे लिए ये सब किया है? आस्था की बात सुनकर अर्श ने उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगाया और उसके चेहरे पर भरपूर नज़र डालते हुए बोला, हाँ, कि मैंने आपके लिए किया। अगर आप खूबसूरत लगेंगी तो मेरा भी तो
हैंडसम लगना बनता है ना। अंश की बात सुनकर आस्था तो मानो हवा में उड़ने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंश जैसे इंसान के मुंह से वो ऐसी बातें भी सुनेगी। और अंश ने उसके लिए पैक लगाया। ये बात आस्था को अलग ही लेवल का सुकून दे रही थी। तभी उसने अंश के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। और आप वैसे ही इतने ज़्यादा हैंडसम दिखते हो। आपको पता है कितनी सारी लड़कियां आपको घूर घूर कर देखती हैं। और यूनिवर्सिटी की कितनी सारी लड़कियां आपकी बातें भी करती हैं। भले ही मैं 2-3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी गई हूँ, लेकिन काफ़ी लड़कियां हैं वहाँ जो आपको जानती हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में लड़कियों का एक ग्रुप था जो अंश को फॉलो किया करता था। अंश की मंथली मैगजीन में उसकी कामयाबी के जो परचम छपते थे और उसके साथ अंश की फोटो भी छपी होती थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आस्था कभी अंश से दूर जा पाएगी? क्या अंश कभी आस्था को समझ पाए? कुछ लड़कियों ने उस मैगजीन से अंश की फोटो को काट कर अपने पास रख ली थी और आस्था ने उनके पास अंश की वो फोटो देख ली थी। इसलिए अब उसे अंश को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो रही थी। वो अंश से अब कह रही थी कि उसके लिए तो अंश को तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसा है वैसा ही परफेक्ट है। आस्था की बात सुनकर अंश ने उसके गाल पर लाइट किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। उसकी बात सुनकर आस्था ने शर्माते हुए कहा, आप एक काम कीजिए, आप ये कटोरा हमें दे दीजिए। नानी माँ पूरे घर में इस कटोरे को ढूंढ रही है। अगर वो यहाँ आ गई तो उनको पता चल जाएगा कि आपने भी पैक लगाया। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत, ठीक है? उसकी बात पर आस्था ने हाँ में अपना सिर हिलाया और पैक का बाउल लेकर रूम से बाहर भाग गई। उसकी हरकत देखकर अंश खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। तभी आस्था ने पीछे पलट कर अंश को देखते हुए कहा, हम तो सबको बताएंगे। इतना कहकर वो भागते हुए नीचे चली गई। वहीं अंश उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन तब तक आस्था नीचे आ गई थी। वहीं नानी माँ सबको लेकर हॉल में बैठी थी और फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी नानी माँ ने आकाश, ध्रुव, आहान की तरफ देखते हुए कहा, कल से देखना बेटा, ऐसी ढोल की बजाऊंगी कि पूरे मैंशन में रौनक ही रौनक हो जाएगी। नानी माँ की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे। वहीं आस्था भी अपनी नानी माँ के पास आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नानी माँ, ये रहा आपके पैक का कटोरा। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने उस कटोरे को देखते हुए कहा, अरे बेटा, हमने तो इतना सारा पैक बनाया था कि 2-4 दिन तक हम तुम दोनों को लगा देते, लेकिन ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गया। उनकी बात सुनकर रौनक ने आहान को घूरते हुए कहा, कमाल की बात है नानी माँ, आपको नहीं पता, कुछ लोग तो इतने बेसब्र होते हैं कि उन्होंने अपने फेस के साथ साथ अपने हाथ, पैर, गर्दन सब जगह पर पैक लगा लिया। जैसे ही रौनक ने सीधे सीधे आहान को टोंट किया, आहान ने उसे घूर कर देखा। उसने ध्रुव के कान के पास जाकर कहा, ये छिपकली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। देखा तूने किस तरह से हमें बोल रही है। ये चाहती है कि मैं स्मार्ट और हैंडसम ना दिखूं और मेरे पास लड़कियां ना मंडराए। इसे तो कोई देखेगा नहीं, एक नंबर की झल्ली लगती है। इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया। तभी आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी माँ,
आप ये पैक और बना देना, हम 2-3 दिन तक इसे लगाएंगे। जैसे ही आस्था ने ये कहा, नानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो टेंशन मत ले बेटा, मैं कल फिर बना दूंगी। वही अंश जो आस्था को पकड़ने के लिए उसके पीछे आया था, वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने मन में कहा, मेरे पैक लगाने वाली बात कहीं मेरी पागल बीवी सबके सामने ना बता दे। दरअसल अंश की पर्सनैलिटी और उसका ऑरा उसे इन सब चीज़ों से दूर रखता था। उसकी इमेज उसे परमिशन नहीं देती थी कि वो इस तरह की हरकतें करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या सुमित और राधिका कभी एक हो पाएंगे? क्या सुमित माफ़ कर देगा राधिका को? वहीं दादाजी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। उन्हें आज एक अलग ही लेवल के सुकून का एहसास हो रहा था। उन्होंने कितने ही साल पहले छोटे से अंश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। इसमें उनके साथ आहान के दादाजी अमित कपूर ने दिया था। अमित कपूर दादाजी के कज़न ब्रदर और भाई थे। अमित कपूर अंशु को लेकर हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने ही अंशु को एडमिट करवाया था। उस वक्त उन्होंने अंशु को अपने पास रखा था और अंशु के ठीक होने के बाद उन्होंने ही उसे छोटे मोटे काम दिलवाए और अपनी मेहनत के बल पर अंश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। साथ ही साथ आकाश, सुमित, ध्रुव जैसे इंसान उसकी लाइफ में आए। ये सारे रिश्ते उसने अपने लिए बनाए थे। अब दादाजी मन ही मन में दुआ कर रहे थे कि उनके हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र न लगे, स्पेशली उस वसुंधरा की। वहीं अंशु जो थोड़ी दूरी पर बैठा था उसकी नज़र बार बार आस्था पर जा रही थी। वहीं प्रियंका ने अंशु की ये हरकत नोटिस कर ली थी। वो तो वैसे ही आस्था से जल रही थी और सोच रही थी कि एक बार अंशु से अकेला मिल जाए, उसके बाद वो अंशु को अपना बना लेगी और उसे अपने जाल में फंसा लेगी। तभी आहान और ध्रुव अंशु के पास गए और उसके आइट साइड खड़े होकर रिक्वेस्ट करते हुए आहान ने कहा, भाई हमने आपके लिए ड्रेस पसंद की है, हम जानते हैं आप खुद के लिए शॉपिंग नहीं करोगे, लेकिन आप शादी में भाभी के साथ मैचिंग ड्रेस तो पहन ही सकते हो, जैसे कि आपने आज से ही पहनना स्टार्ट कर दिया है। आज आप दोनों बिल्कुल लव बर्ड्स लग रहे हो। आहान की बात सुनकर ऐशु ने आस्था से नज़र हटाकर आहान को देखा और फिर बिना कुछ कहे वो अपने फ़ोन में ईमेल चेक करने लगा। तभी कुछ सोचकर उसने ध्रुव से कहा, पता लगाओ देव कहाँ है, वो कल रात से नहीं आया है। और आकाश को लेकर हॉस्पिटल जाओ और देख कर आओ टाइगर की तबीयत अब कैसी है। अगर वो ठीक हो तो उसे घर लेकर आ जाना। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, भाई देव इस वक्त अपने फ्लैट पर है, उसका मुझे मैसेज आया था और टाइगर भाई की कंडीशन अब ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज भी मिल गया है और मारिया उन्हें लेकर आ रही है। उसकी बात सुनकर आयशा ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। वो तीनों इस वक्त काफ़ी अलग बैठे हुए थे, इसलिए कोई भी उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। तभी आहान ने एकदम सीरियस होकर कहा, भाई एक खबर है, अबीर राठौर जो 3 दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था वो लौट कर आ गया है और वो मेंशन आना चाहता है। शायद कल ही वो मेंशन आने वाला है और कल तो आपका हल्दी का फंक्शन है। अगर अबीर यहाँ आएगा तो वो कहीं यहाँ कुछ तमाशा ना करने लग जाए। उसके बाद सुनकर अंश ने कहा, आने दो, सब पूरी तैयारी रखो। और वैसे भी अपने दुश्मनों को जितने करीब रखा जाता है उतना अच्छा रहता है। उसकी बात सुनकर आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी उन्हें मेन डोर से टाइगर और मारिया
अंदर आते हुए दिखाई दिए। वो दोनों सीधा अंश के पास आए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अंश ने एक नज़र टाइगर को देखा और फिर मारिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों स्टडी रूम में आकर मिलो। इतना कहकर वो तेज कदमों से स्टडी रूम में जाने लगा। तभी कुछ सोचकर वो पीछे पलटा और आस्था को देखने लगा। आस्था इस वक्त रश्मि और नानी माँ के साथ बातें करने में बिजी थी। अंश ने जब ये देखा कि आस्था पूरी तरह से सबके साथ बिजी हो गई है और उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, तो ये बात अंश को बुरी लगी। लेकिन फिलहाल वो टाइगर और मारिया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था, इसलिए वो स्टडी रूम में चला गया। उसके पीछे पीछे टाइगर और मारिया भी स्टडी रूम में आ गई। तो अंश ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें डेविड पसंद था, लेकिन तुमने अपने हाथों से डेविड की जान ली है, क्योंकि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो वो सीधा सीधा मुझे और टाइगर को गोली मारता और तुम्हें लेकर चला जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। इस बात से क्या सबक मिला है तुम्हें? उसकी बात सुनकर मारिया ने उसे देखते हुए कहा, किंग, मैं उसे ऐसी मौत दी है कि वो दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर मारिया और टाइगर एक दूसरे से इतना क्यों चिढ़ते हैं? क्या ये दोनों अंश की बात मानकर करेंगे शादी? तभी अंश ने बड़ी ही कोल्ड वॉइस में कहा, तुम टाइगर से शादी कर लो। जैसे ही अंश ने ये कहा, टाइगर के दिल में तो गिटार बजने लगी। वहीं मारिया कंफ्यूजन से अंश की तरफ देखते हुए बोली, किंग, शायद आप भूल रहे हो, टाइगर ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। उसके बाद ही मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गई थी। दरअसल टाइगर अंश को मेंटल असाइलम में मिला था और वो शुरू से ही अंश के साथ था और वो अंश को बेहद मानता था। उस वक्त अंश ने टाइगर को एक ट्रॉमा से निकलने में मदद की थी। तब से ही टाइगर ने अंश को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। जब धीरे धीरे अंश सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, केवल 15 साल की उम्र में अंश ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक छोटे से बच्चे का दिमाग बेहद तेजी से चलने लगा था। ठीक उसी वक्त 3-4 गुंडे एक छोटी सी बच्ची को कहीं लेकर जा रहे थे। तभी अंश उनके रास्ते में आ गया था और उसने उन सभी गुंडों को मार दिया था। उस वक्त टाइगर अंश के साथ था और उस लड़की को अंश ने अपनी पनाह में ले लिया। लड़की कोई और नहीं, मारिया थी। मारिया ने उसे अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसके साथ क्या हो सकता है। तब से ही टाइगर और मारिया अंश के साथ रह रहे थे और अंश एक संरक्षक की तरह उन दोनों का ध्यान रखता था। धीरे धीरे छोटी सी मारिया के दिल में टाइगर के लिए प्यार ने जन्म ले लिया और जब उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा तब उसने टाइगर को प्रपोज किया। लेकिन टाइगर तो उस वक्त अपने ईगो में था। उसने मारिया को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। एक साथ रहते हुए उन दोनों को अट्रैक्शन हो गया था और वो दोनों बेड शेयर भी कर चुके थे। फिर जब मारिया ने टाइगर को शादी के लिए प्रपोज किया तब भी टाइगर ने उसे साफ साफ मना कर दिया। उसके रिजेक्शन के बाद मारिया ने दिन रात कड़ी मेहनत की और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहकर वो अंश को अंडरवर्ल्ड की
खबर देने का काम करती थी ताकि अंश को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज अंश ने डिसाइड कर लिया था कि दोनों की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर एक सन की और जाबाज थे। वो दोनों अंश के लिए बेस्ट कमांडर थे। अगर सही मायने में कहा जाए तो टाइगर जितना सन की था, उससे कहीं ज्यादा सन की मारिया थी। लेकिन अब दोनों की सनक को अंश ने एक करने का फैसला ले लिया, क्योंकि अंश को समझ आ चुका था कि अब उसे वसुंधरा, वीर, अबीर सबसे निपटने के लिए कितनी ज्यादा सन की और पागल इंसानों की जरूरत पड़े। वो जानता था मारिया एक टाइगर से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मारिया की बात सुनकर अंश पुरानी यादों में खो गया था, लेकिन अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आया और वो, मैं जानता हूँ तुम ऑलरेडी टाइगर से शादी की बात कर चुकी हो और उस वक्त टाइगर ने मना कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम दोनों शादी कर लो। उसकी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अंश ने कहा, अगर तुम दोनों धूमधाम से शादी करना चाहते हो तो आकाश और रश्मि के साथ साथ तुम दोनों की शादी के फंक्शन भी हो सकते हैं। उसकी बात पर टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फंक्शन एंजॉय करना चाहता हूँ कि। उसकी बात पर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने ध्रुव को एक मैसेज किया कि अब आकाश रश्मि की शादी के साथ साथ मारिया और टाइगर की भी शादी होगी। जैसे ही ध्रुव ने ये मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया, क्योंकि मारिया और टाइगर दोनों कितने खतरनाक थे ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। अगर दोनों एक हो जाएंगे तो एक दम मिसाइल बन जाएंगे। मिसाइल क्या, वो तो एटम बम बन जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिलहाल उसने ये खबर आहान को दे दी और आहान ने बड़ी चालाकी से दादाजी के कानों तक ये खबर भिजवा दी। दादाजी तो अब बहुत खुश हो गए कि एक साथ तीन ही शादियां उनके घर में हो रही हैं। उन्होंने आहान की तरफ देखते हुए कहा, नालायक, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों में किसी को पसंद करके ले आओ और सुमित को बोलो वो भी किसी को ले आए। सारी शादियां एक ही बार में करवा देते हैं। उसके बाद मैं तो गंगा ही नहा लूंगा। दादाजी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। वहीं नानिमा को जब ये पता चला कि टाइगर और मारिया की शादी हो रही है तो वो खुश हो गई, लेकिन उन्हें टाइगर कुछ खास पसंद नहीं था। जब से टाइगर ने नानिमा को कंधे पर उठाकर बाहर फेंका था, तब से नानिमा टाइगर से चिढ़ने लगी थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा टाइगर को मारिया जैसी लड़की ठीक कर सकती है। वैसे भी वो घोड़ा का घोड़ा हो रहा है, उसे तो मारिया ही संभाल सकती है। कहीं ना कहीं ये सब सोचकर नानीमा खुश थी। वहीं प्रियंका गुस्से से आग बबूला हो उठी थी कि घर में शादियां पर शादियां बढ़ती ही जा रही है। इन सारे कुंवारे लड़कों की एक साथ ही शादियां हो जाएंगी और वो ऐसे ही हाथ मलती रह जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात की तसल्ली थी कि अगर अंश उसके हाथ नहीं आया तो वो आहान, ध्रुव या सुमित में से किसी एक को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रह जाएगी। लेकिन फिलहाल तो इसके सारे कारनामों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। लास्ट तक स्टोरी देखने के लिए थैंक यू। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। स्टोरी में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।